नया साल सबके लिए नया सवेरा और नई उम्मीद लेके आता है, पर हर परिवार के लिए ये पिछला साल इतना अच्छा नहीं रहा। ऐसा ही एक परिवार धापूबाई का था। मंदसौर के एक छोटे से गांव गरोट में 2 साल पहले धापूबाई और उनके परिवार पर एक बड़ी विपदा आ पड़ी थी। इनको एक बार मतलब सुबह 4-5 बजे उठती थी ये, तो इनको नीचे गिर गई थी, जिसके बाद से वो तकलीफ हो रही। जब 2 साल हो गए लगभग हम इलाज करा रहे, लेकिन बीमारी का पता नहीं चला था। तो फिर मैं दूसरा अस्पताल में ले 3 महीना की माती गोली दे साहब, फिर बनाने वाला एंजियोग्राफी बनाने तो बनाने के आखिर नर्स में प्रॉब्लम तो ऑपरेशन लेगा। जब ऑपरेशन लेगा 7 दिन की गोली दवाई दे दूँ, 5 लाख रुपये वेतन लिया। फिर यहाँ वजह का ऑपरेशन ने के अहमदाबाद ले जाओ के दिल्ली ले जाओ, तो मात्र पैसा को नहीं आया। इतनी सारी परेशानियों से जूझते हुए धापूबाई और उनका परिवार अंततः अरबिंदो हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पर इनकी बीमारी को समझा गया और उसके इलाज की सही राह चुनी गई। धापूबाई 63 साल की उम्र की महिला थी और ये काफ़ी समय से सांस की और छाती में दर्द की तकलीफ़ से परेशान थी। चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी इनको। हमने जब मरीज की सिम्टम्स को देखते हुए लगा कि कुछ गड़बड़ है, हमने पूरा तहकीकात की और दोनों हाथ की पल्सेस और दोनों हाथ के ब्लड टेस्ट लिए गए, तो उसमें हमें अंतर पाया और एक्सरे में देखा कि इनका जो महाधमनिका है काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई है। और तो हमने तय किया कि हमें सीटी ऑटोग्राम कराना चाहिए। और सीटी ऑटोग्राम जब इनकी रिपोर्ट आई तो उसमें इनकी महाधमनिका में दीर्घकालिक विच्छेदन, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्रोनिक एओर्टिक डिसेक्शन डायग्नोज हुआ। इसे मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे मान लीजिए कि ये जैसे कि अपनी कॉलोनी में एक नॉर्मल टंकी होती है और उसी से सभी घरों में पानी जाता है, उसी प्रकार ठीक अपने बॉडी में भी एक हार्ट के एक चेम्बर से ये पाइपलाइन की तरह आयोटा निकलता है और वही सारे शरीर के अंगों को खून पहुंचाता है। ये 3 लेयरों से बनी हुई होती है। इसमें क्या होता है आयोटिक डिसेक्शन में कि ये जो अंदर वाली परत है ये फट जाती है। अब ये फट जाती है तो खून का जो बहाव होता है वो इसके अंदर जाने लग जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये आयोटा की जो आउटर लेयर है वो कमजोर हो जाती है और ये फूल जाती है और ये कभी भी रप्चर हो सकती है, ये किसी भी समय फूट सकती है। जो महाधमनिका विच्छेदन धापूबाई जी को था वो ये जो टाइप 1 लिखा हुआ है, ये हार्ट से निकलते से ही नस के अंदर यहीं पर जो 3 नसें लेयर होती हैं महाधमनिका की, उसमें से छिद्र होने की वजह से यहाँ से ये फट के किसी तरह से रक्त स्राव होके इसी महाधमनिका के अंदर क्लॉट हो गया था। और दूसरा था ये पार्ट 4 जहाँ पर लिखा है, ये दूसरी जगह जहाँ पर इनकी नस फटी हुई थी। हमने जो सर्जरी इनको समझाई थी कि पहले हम ये पार्ट 1 का जो डिसेक्शन है, महाधमनिका विच्छेदन है, इसको हम रिपेयर कर पाएंगे और जो दूसरा पार्ट था उसको स्टेज 2 के अंदर हम बिना सर्जरी के एंडोवास्कुलरली इसको रिपेयर करेंगे। धापूबाई को इस विकट स्थिति से बाहर लाने के लिए उनकी सर्जरी करना अत्यंत आवश्यक था। यह एक काफी जटिल सर्जरी होती है, डॉक्टर्स के लिए भी और परिवार के लिए भी। इस सर्जरी के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। परिवार के लिए भी फाइनेंशियल चैलेंज बड़ा चैलेंज होता है और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अलावा दूसरा चैलेंज रहता है ब्लड का इंतज़ाम करना, जो परिवार ने पूरी तरह से डोनर्स ला के सर्जरी के लिए टाइमली सब कुछ तैयारी कर ली। बेंटॉल सर्जरी के लिए जो पेशेंट लिया था हमने, बेसिकली उसमें हमारा रोल पेशेंट का प्री ऑप मैनेजमेंट में था। प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया हमने, पेशेंट का ब्लड अरेंज, क्योंकि काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था। उसके बाद जब पेशेंट ओटी में शिफ्ट हुआ तो हम विपिन आर्या सर के गाइडेंस में हमने उसका इंट्रॉप पूरा मैनेज किया। चूँकि इस सर्जरी में हमें बड़ी आर्टरी को बदलना है, जिसे हम एओर्टा कहते हैं, तो हमें पूरा सर्कुलेशन बंद करना पड़ता है उस सर्जरी के लिए। टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट के समय एनेस्थेटिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनको ब्रेन के परफ्यूजन को मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि ब्रेन उस समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेन को कैसे परफ्यूजन मिलेगा।
तीसरा चैलेंज होता है ऑपरेशन के दौरान महाधमनिका के आसपास हार्ट की झिल्ली होती है जो चिपकी होती है, और जो राइट चैम्बर होता है वो महाधमनिका से चिपका था, लंग भी चिपका था, तो उसे छुड़ाने में काफ़ी दिक्कत रहती है क्योंकि महाधमनिका कभी भी फट सकती है सर्जरी के दौरान, इसलिए हमें पार्शियल बाईपास का सपोर्ट लेना पड़ता है। और पार्शियल बाईपास का सपोर्ट लेकर करीब 3 से 4 घंटे हमें लगा था हार्ट को और आर्च वेसल्स को छुड़ाने में और पेरिकार्डियम को पूरा हार्ट की झिल्ली को हटाने में। इन सारे चैलेंजेस को मिला के सर्जरी का टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। करीब ये सर्जरी 18 घंटे चली थी, जिसमें से 4 से 5 घंटे हमें पंप का सपोर्ट लेके करना पड़ा था। In this particular case, chronic dissections type A and B was there. So a lot of additions were there. So difficulty in cannulations we have faced, and we have gone for in steps. The total pump time was around 6 hours. This is because we have given adequate reperfusion time for the heart to improve. And then the cross clamp time was around 3 hours and the total circulatory arrest time was around 1 hour. और इसमें पूरी टीम का काफ़ी सपोर्ट रहा क्योंकि हमने सुबह 9 बजे सर्जरी शुरू की थी और दिन के टाइम सुबह, और ये सर्जरी अगले दिन सुबह 5 बजे तक चली थी। इन सब दिक्कतों से लड़कर अरबिंदो हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर्स ने यह सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। पर यह सर्जरी तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। इसके बाद धापूबाई का आईसीयू में ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य था, जो कि यहाँ की टीम ने बखूबी किया। सर्जरी के बाद चूँकि हमारे सामने और बड़ा चैलेंज आ जाता है। चूँकि एओर्टा की सर्जरी करी है तो हमें ब्लड प्रेशर बहुत मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे और ब्लड प्रेशर शूट किया तो उस समय ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। जो ब्लीडिंग ऑपरेशन थिएटर में रुक गई है अब वो हो सकता है आईसीयू में वापस से शुरू हो जाए। हमारा मेन अहम रोल सिटिंग का यही रहता है, आईसीयू का मेन रोल रहता है कि पेशेंट ओटी से शिफ्ट हुआ है, अब उसकी केयर क्या हो। फर्स्ट ऑफ हमारा मॉनिटर रहता है, मॉनिटर बेस में बस उसका रेट क्या चल रहा है, सेचुरेशन क्या चल रहा है, उसका प्रेशर क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हमको मेंटेन करना है। सर जैसे ही पेशेंट हम ओटी से आईसीयू में रिसीव करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अटेंडर को अवेयर कराते हैं कि आपका पेशेंट ओटी से आईसीयू में हमने रिसीव कर लिया है, और उनकी कंडीशन से अवेयर कराते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। इस तरह की सर्जरी में मेनली पेशेंट को हाईली चांसेस होते हैं इन्फेक्शन गेट करने का, तो हमें मेनली तो इन्फेक्शन से बचाना रहता है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्टेरिलिटी मेंटेन करनी रहती है। आवर्लीज की चार्टिंग होती है, इसमें इनपुट आउटपुट प्लस पेन मैनेजमेंट ये सब हम लेते हैं, प्रॉपर किस टाइप से वर्क हो रहा है। तो क्या कहना, पेशेंट को आईसीयू साइकिल्स में नहीं जाए तो इसके लिए अपन को ज़्यादा पेशेंट से बात करना है, इसको इंटरेक्ट ज़्यादा करना रहता है। पेशेंट को ट्रीट करने में एक फिजियोथेरेपी भी एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। फिजियोथेरेपी हमें पेशेंट को कराना चाहिए और पेशेंट को एनकरेज भी करना चाहिए हर जगह कि वो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें और खुद भी फिजियोथेरेपी अच्छे से करें। तब तक पेशेंट चलेगा नहीं, इसका एफर्ट नहीं आएगा खुद का, तो इसलिए हमें मोरली कोशिश करना अपना ड्रेन इतना जल्दी हो सके अपन निकाल दिया लाइन्स द्वारा तो इन्फेक्शन भी प्रिवेंट हो जाएगा। और इसके बाद अपन को सपोर्ट देके पेशेंट को हिप्नोलॉजिकल सपोर्ट देके उसको चलाना अपन स्टार्ट कर दिया। फिजियोथेरेपी अपन कंटिन्यूस करते रहे कि मतलब कितना जल्दी इसको मोबिलाइज हो जाए। सर्जरी के बाद के फर्स्ट 6 आवर डॉक्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। उसमें सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं, जैसे कि हेमोडायनेमिकली पेशेंट किस तरीके से बिहेव करता है, डेन का स्टेटस क्या है, एबीजी कैसे रहती है, अरिथमियास तो नहीं है पेशेंट को। ये सारे पैरामीटर्स ठीक होने के बाद ही एक्सुबेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। पोस्ट ऑप कार्डियक पेशेंट में लो कार्डियक आउटपुट की क्लिनिकल कंडीशन है, जिसमें शरीर के टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का परफ्यूजन कम हो जाता है, जिससे पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडिटी डेवलप हो जाता है। इसे अपने को क्लिनिकली देखना होता है। इसमें पेशेंट का यूरिन आना कम हो जाता है, बीपी कम होने लगता है, उसका रिस्पिरेटरी पैटर्न बिगड़ जाता है। इसको अपन एक समय तुरंत एबीजी करके उसको करेक्शन करते हैं। हर ऐसी जटिल बीमारी अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती है, परंतु ये चुनौती एक अवसर भी होती है, एक ऐसा अवसर
जिससे सीख लेकर हम आगे आने वाले मरीजों के उद्धार के लिए एक नई राह बनाते हैं। हम इस बीमारी के लिए एओर्टिक डिसेक्शन के लिए या दीर्घकालिक महाधमनिका विच्छेदन के लिए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन रखें, और हम सभी का ये सस्पेशन और बढ़ जाना चाहिए जब इस तरह के मरीज चेस्ट पेन या सांस फूलने की बीमारी लेकर आते हैं। तो हमें सिमेट्री ऑफ पल्स, सिमेट्री ऑफ ब्लड प्रेशर, सिमेट्री ऑफ परकशन ऑफ चेस्ट एंड सिमेट्री ऑफ एक्सरे देखकर सही इन्वेस्टिगेशन का चॉइस रखना चाहिए और इसे सही जगह इन तरह के मरीजों को रेफ़र किया जाना चाहिए। और अगर हम इन बताए गए प्रोटोकॉल्स को रूटीनली फॉलो करते हैं तो हम इस तरह के कई मरीज जिनको अक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन है या क्रोनिक एओर्टिक डिसेक्शन है उन्हें अपने सही मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, जल्दी पहुंचा सकते हैं, और जो रप्चर होने के चांस है वो उसके पहले ही मरीज को सही इलाज मिलने के चांसेस और बेहतर हो जाएंगे। धापूभाई जैसे कई मरीज हैं जो ऐसी ही बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, पर उनके और इस बीमारी के बीच अरबिंदो हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर्स एक ढाल बन के खड़े हैं। नई सोच, नए तरीकों और नई तकनीकों के माध्यम से यहाँ हम लोग रोज़ मरीजों की ज़िंदगी को बचाने और बेहतर करने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। हम इस तरह की इक्मो की मशीनें 3 लाए हैं और हमने एक कंपनी के साथ टाई अप करके इसकी एक एकेडमी बना रहे हैं, सो दैट हमारे यहाँ का नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, परफ्यूजनिस्ट, रेसिडेंट डॉक्टर, कंसल्टेंट, पहले सबको उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे पहले 6 महीने में, और जब वो ट्रेन करने लायक तैयार हो जाएंगे तो हम पूरे इंडिया से जिसको भी आना होगा उसको हम ट्रेनिंग का देंगे। इसमें मरीजों को हम इनिशियल फेज में सस्ते से सस्ता कैसे कर सकते हैं ये भी हमने कंपनी के साथ टाई अप किया है, सो दैट कोई मरीज गरीब होगा उसको हम जितना मिनिमम में हो सकता है उतने में काम करेंगे, और किसी भी मरीज को जान बचाने के लिए अगर ज़रूरत है तो हम पैसे की राह नहीं देंगे। माना मरीज की सर्जरी डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं, पर उसे ठीक करने में हॉस्पिटल के हर एक सदस्य का हाथ होता है। और हम सभी शुक्रगुजार हैं डॉक्टर भंडारी, सीम्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डॉक्टर मोहित, डॉक्टर महक और सचिन काले जी, साथ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मनोज किला जी, और इन सब के सहयोग से और इनके रेसिडेंट्स के कोऑपरेशन की वजह से हम लोग इतनी बड़ी सर्जरी यहाँ पर कर पाए हैं। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सभी स्टाफ्स का जिन्होंने ये कार्य अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से किया। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ये जो सेटअप बनाया गया है ये गरीब मरीजों के लिए आयुष्मान के तहत काफ़ी उपयोगी है, और काफ़ी मरीजों का जो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस तरह की, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंदौर के अंदर ही इतनी बड़ी सर्जरी अब इन लोगों तक पहुंच पाई है। मैं बोल सकता हूं हमारी आईसीयू टीम इज़ द बेस्ट टीम। भले ही पिछला साल कैसा भी रहा हो, हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि ये आने वाला साल धापूभाई जैसे और मरीजों और उनके परिवारों के लिए सुखद अनुभूति लेके आए। इसमें सेम्स यूनिवर्सिटी और उसके एक एक सदस्य के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सेम्स यूनिवर्सिटी और भारत सरकार मिलके आयुष्मान योजना के तहत यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी मरीज को कोई भी बीमारी हो, उसके और सही इलाज के बीच कभी आर्थिक कमजोरी एक बाधा ना बने। ये वादा है सेम्स यूनिवर्सिटी का। चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, ये उससे लड़ने और उस पर विजय पाने के लिए पूरी तरह तैयार है।